नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देश के सबसे निष्पक्ष, स्वतंत्र और बेबाक न्यूज मंच पर। मैं हूं आपका होस्ट राहुल वर्मा और आज के इस विशेष और महत्वपूर्ण बुलेटिन में हम श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ और दिल्ली के प्रशासनिक गलियारों से जुड़े उस अहम सच को सामने लाने जा रहे हैं जिसने पूरे सिस्टम का ध्यान आकर्षित किया है। जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को अक्सर मुख्यधारा की खबरों में नजरअंदाज कर दिया जाता है, आज हम उसकी पूरी जमीनी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। हालांकि यह देखकर दुख होता है कि दिन रात आपके अधिकारों के लिए इस सुस्त व्यवस्था से लड़ने के बाद भी कई बार लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ना तो वीडियो को लाइक किया जाता है और ना ही कमेंट में यह बताया जाता है कि देश किस कोने या किस जिले से आप हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं। फिर भी आपका साथ मिले या न मिले, हम आपके हक की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटने वाले। मुख्य खबर पर बढ़ने से पहले जरा मौजूदा व्यवस्था की कुछ अन्य सच्चाइयों पर भी नजर डालिए। देश में अलग अलग मोर्चों पर कई तरह की विसंगतियां देखने को मिलती हैं, चाहे वह संसाधनों का प्रबंधन हो, परीक्षाओं की व्यवस्था हो या आम जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे हों। नीति निर्माताओं को जनता की वास्तविक परेशानियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या देश का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह जनहितैषी और सुचारू रूप से काम कर रहा है? अब बात करते हैं आज 17 अगस्त 2026 के उस सबसे बड़े घटनाक्रम की जिसने ईपीएफओ मुख्यालय और श्रम मंत्रालय के स्तर पर हलचल पैदा कर दी है। आज देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और मुखर वक्ता अमरजीत कौर जी ने ईपीएस पास पेंशन भोगियों की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार और ईपीएफओ के समक्ष एक बड़ा और गंभीर सवाल उठाया है। अमरजीत कौर जी ने एक मंच से स्पष्ट शब्दों में सरकार से पूछा है कि आखिर दशकों तक देश के विकास में अपना योगदान देने वाले लगभग 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों को आज भी न्यूनतम पेंशन राशि पर जीवन बसर करने के लिए क्यों विवश होना पड़ रहा है। अमरजीत कौर जी ने ईपीएफओ और केंद्र सरकार की कार्यशैली सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ जहां बड़े औद्योगिक घरानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बड़े बकाया ऋणों में राहत दी जाती है और जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में संशोधन बिना किसी लंबी प्रक्रिया के हो जाते हैं, वहीं देश के मेहनतकश वर्ग को न्यूनतम 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता डीए देने की बात आने पर संसाधनों की कमी का हवाला दिया जाता है। अमरजीत कौर जी ने यह भी कहा कि इस महंगाई के दौर में जहां दैनिक उपयोग की वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक खर्चों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, न्यूनतम पेंशन राशि में पर्याप्त बढ़ोतरी समय की मांग है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि ईपीएस पंची के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्लस डीए और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा आधिकारिक आदेश जल्द जारी नहीं किया गया तो पेंशन भोगियों में असंतोष और अधिक बढ़ सकता है। अमरजीत कौर जी का यह बयान उन लाखों बुजुर्गों की पीड़ा को दर्शाता है जो लंबे समय से अपनी मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है, तब इन वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की आवाज को भी उतनी ही प्राथमिकता से उठाया जाना चाहिए ताकि श्रम मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों तक यह संदेश स्पष्ट रूप से पहुंच सके। पेंशन किसी प्रकार की सहायता नहीं, बल्कि कर्मचारियों द्वारा अपने सेवा काल में जमा की गई पूंजी का ही एक हिस्सा है। अमरजीत कौर जी की इस मुखर आवाज राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएफओ प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ आगामी रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। आज सुबह दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रांतीय अध्यक्षों, श्रमिक प्रतिनिधियों और पेंशन भोगी संघ के नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के पश्चात कमांडर अशोक रावत जी ने मीडिया के माध्यम से जो बातें साझा की, उन्होंने प्रशासनिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कमांडर अशोक रावत जी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सीपीएफसी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केवल पत्राचार या कागजी कार्यवाही का समय समाप्त हो चुका है और ठोस समाधान की आवश्यकता है। कमांडर साहब द्वारा मुख्य रूप से 3 गंभीर और तात्कालिक बिंदुओं पर जोर दिया गया है। पहली बात, रुकी हुई जुलाई पेंशन की तत्काल बहाली। आज 17 अगस्त 2026 हो चुकी है, यानी अगस्त का आधा महीना बीत जाने के बाद भी
देश के लाखों ईपीएस पेंशन भोगियों के बैंक खातों में जुलाई माह की पेंशन क्रेडिट नहीं हो पाई है। ईपीएफओ की नई सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक और आईटी प्रणाली में तकनीकी बाधाओं का हवाला देकर बुजुर्गों की पेंशन रोके जाने से वरिष्ठ नागरिकों को रोजमर्रा की दवाइयों और जरूरतों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द ही यह रुकी हुई पेंशन राशि पेंशन भोगियों के खातों में नहीं पहुंचती है तो विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का सिलसिला तेज किया जा सकता है। दूसरी बात, बिना किसी शर्त के 7,500 रुपए प्लस डीए का आधिकारिक आदेश। सरकार और ईपीएफओ को चाहिए कि वे न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI जुड़े महंगाई भत्ते के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करें ताकि किसी भी तरह का असमंजस न रहे। तीसरी बात, वर्ष 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के दस्तावेजों से जुड़ी औपचारिकताएं। 1 सितंबर 2014 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों दशकों पुराने सेवा रिकॉर्ड, ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म या बंद हो चुकी औद्योगिक इकाइयों के दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। जब कई संस्थान वर्षों पहले बंद हो चुके हैं तो बुजुर्गों के लिए ऐसे पुराने कागजात प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन कार्य है। दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। देश की वरिष्ठ सांसद सुप्रिया सुले जी ने संसद के पटल पर ईपीएफओ के वित्तीय आंकड़ों और अन्य आर्थिक नीतियों का हवाला देते हुए सरकार के समक्ष कड़े सवाल रखे। सुप्रिया सुले जी ने सदन में संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से पूछा, यह किस प्रकार की नीति है कि एक तरफ बड़े कॉरपोरेट ऋणों में आसानी से राहत दे दी जाती है और दूसरी तरफ जीवन भर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले श्रमिकों और बुजुर्गों को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा देने में प्रशासनिक कठिनाइयां बताई जाती हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में न्यूनतम राशि से जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करना कठिन होता जा रहा है। यदि सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो जनप्रतिनिधि सदन के भीतर और बाहर इस मुद्दे को मजबूती से उठाते रहेंगे। सुप्रिया सुले जी के इन तर्कों ने नीति निर्माताओं के समक्ष इस विषय की गंभीरता को एक बार फिर उजागर किया है। हालांकि इसी बीच सरकार के अन्य नीतिगत निर्णयों पर भी चर्चा हुई है। राज्यसभा में जब पुरानी शन योजना संबंध में प्रश्न किया गया तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में ओपीएस को पुनः लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर अन्य पेंशन प्रावधानों और वेतन आयोगों की सिफारिशों पर कार्य चल रहा है। यहाँ यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या सरकारी कर्मचारियों और निजी तथा संगठित क्षेत्र में दशकों तक कार्य करने वाले ईपीएस पेन्नासी पेंशन भोगियों की आवश्यकताओं में कोई अंतर होता है? बाजार में बढ़ती महंगाई का प्रभाव हर वर्ग के वरिष्ठ नागरिक पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए पेंशन के मामलों में भी उचित न्याय संगत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम उस रणनीतिक योजना पर भी चर्चा करते हैं जिसे राष्ट्रीय संघर्ष समिति और अन्य पेंशनर संगठनों ने आगामी आंदोलनों के लिए तैयार किया है। स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व संपन्न हो चुका है और देश भर के पेंशन भोगियों की निगाहें सरकार की ओर से किसी बड़े सकारात्मक निर्णय की घोषणा पर टिकी थीं। चूंकि अंतिम निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिए जाने हैं, इसलिए एनएसी के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह राजावत और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अन्य सदस्य शामिल हैं, ने अपने आंदोलन के अगले चरण की रूपरेखा स्पष्ट कर दी है। इस रणनीति के प्रमुख बिंदुओं में शामिल हैं: पहला, क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन। देश भर के विभिन्न जोनल और क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालयों के बाहर स्थानीय पेंशनर संगठनों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी जा रही हैं ताकि तकनीकी बाधाओं को दूर कर पेंशन भुगतान प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सके। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक संगठनों का समर्थन। देश के प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों में कार्यरत श्रमिक संगठनों ने भी ईपीएस पाइंजाई पेंशन भोगियों की मांगों के प्रति अपना नैतिक समर्थन व्यक्त किया है, जिससे इस आंदोलन को व्यापक आधार मिल रहा है। तीसरा, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन और कानूनी पक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों के बावजूद हायर पेंशन के आवेदनों के निस्तारण में आ रही देरी को लेकर कानूनी विशेषज्ञों द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है ताकि पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकार समय पर मिल सके। चौथा, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी से जुड़ी समस्याओं का समाधान।
स्थानीय स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर्स और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन प्रमाण पत्र को सुगमता से अपडेट कराने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि तकनीकी त्रुटियों के कारण किसी की पेंशन बाधित न हो। पेंशन भोगियों के लिए कुछ आवश्यक प्रशासनिक निर्देश। यदि आपकी या आपके किसी परिचित की पेंशन इस माह बैंक खाते में प्राप्त नहीं हुई है, तो निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। बैंक खाते की स्थिति की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्रिय है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी की स्थिति देखें। ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस जांचें। यदि वह लंबित या अस्वीकृत दिखाई दे रहा है, तो निकटतम सीएससी केंद्र या बैंक के माध्यम से बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा इसे पुनः अपडेट कराएं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। ईपीएफओ के आधिकारिक शिकायत निवारण पोर्टल पर अपनी समस्या दर्ज कराकर उसका संदर्भ क्रमांक सुरक्षित रखें। निष्पक्ष संदेश और निष्कर्ष। हमारा यह उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि आपको भ्रामक जानकारियों से दूर रखकर वास्तविक तथ्यों और प्रशासनिक अपडेट से अवगत कराया जाए। 78 लाख ईपीएस पाइन पेंशन भोगियों का यह संघर्ष केवल आर्थिक मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन कामगारों के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है जिन्होंने देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब तक सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को उनकी न्याय संगत न्यूनतम पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य अधिकार पारदर्शी तरीके से प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक यह आवाज विभिन्न मंचों से उठती रहेगी।